जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9 का विषय हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो आपकी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली जो वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलते हैं एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी पैटर्न पर आपका जो है अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आएगा, तो आपको इसी तरह के प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाना है। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन वगैरह आपको वहाँ पर मिलती रहती हैं और पेपर की PDF भी वहाँ पर डाल दी जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा आता है खंड आ, जिसपे हमको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो हमको ओमार शीट पर करने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं विनय मोहन शर्मा, श्री राम शर्मा, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर जो शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं वो है पंडित श्री राम शर्मा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, श्री राम शर्मा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासु किसकी रचना है? ऑप्शंस दिए गए थे चंद्रबरदाई, शूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो पृथ्वीराज रासु किसकी रचना है? तो ये है चंद्रबरदाई की रचना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, भारतेंदु युग के लेखक हैं। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे रामवृक्ष बेनीपुरी, सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर जो भारतेंदु युग के लेखक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की, सदल मिश्र की, सदाशुक लाल की, ईसा अल्लाह खां की। तो यहाँ पर जो प्रेम सागर रचना है वो किसकी है? लल्लू लाल की है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, लल्लू लाल। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल नाम से, भक्ति काल नाम से, रीतिकाल नाम से, आधुनिक काल नाम से। तो आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल को जो है वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, मैथिली। तो यहाँ पर जो विनय पत्रिका की भाषा है वो क्या भाषा है? वो ब्रज भाषा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रज। इसके बाद है, भारतेंदु युग की काला अवधि है, यानी कि भारतेंदु युग की जो अवधि है वो क्या है? ऑप्शंस दिए गए थे 1700 से 1800 ईस्वी, 1868 से 1900 ईस्वी, 1900 से 1918 ईस्वी और 1918 से 1938 ईस्वी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, 1868 से 1900 ईस्वी जो है भारतेंदु युग की कालावधि कहलाती है। इसके बाद है, सूर सागर किसकी रचना है? तो सूर सागर किसकी रचना है? शूरदास की, तुलसीदास की, रस खान की, केशवदास की। तो यहाँ पर जो सूर सागर है वो किसकी रचना है? वो है शूरदास की रचना है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो ये सिंपल आंसर, ये आंसर सभी को पता होगा, लल्लू लाल, सदल मिश्र, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। तो सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेमचंद। गोदान उपन्यास किसका है? प्रेमचंद का है। इसके बाद है, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, शोक, क्रोध, भय। तो यहाँ पर जो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा वो हो जाएगा उत्साह। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनून निधि पहचाने में छंद है, दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, रोला है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा चौपाई छंद है। यहाँ पर कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। इसके बाद है, जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार होता है।
तो जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार होता है यमक, श्लेष, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। तो जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास। इसके बाद है अस्थि शब्द का तद्भव बताइए। ऑप्शंस दिए गए थे कलश, हड्डी, अश्रु, अग्र। तो यहाँ पर जो अस्थि शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव हो जाएगा हड्डी। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी वाला आपका हो जाएगा हड्डी। इसके बाद है प्रतिदिन में समास है। क्या है? प्रतिदिन में समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययीभाव समास है कि द्विग समास है। तो यहाँ पर जो प्रतिदिन में समास है वो कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कमल का पर्यायवाची है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए थे राजीव, नीरद, वारिद, अम्बुद। तो यहाँ पर जो पर्याय कमल का पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा राजीव। क्या हो जाएगा? राजीव हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा राजीव। इसके बाद है विद्यालय में संधि है। तो विद्यालय में संधि है दीर्घ, गुण, यड़, अयादि। तो विद्यालय में कौन सी संधि है? तो विद्यालय में आपकी दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा दीर्घ। इसके बाद अगला प्रश्न है उसका विद्यालय कहाँ है? इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा। प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है उसका विद्यालय कहाँ है। तो यहाँ पर जो चिन्ह लगेगा वो लगेगा प्रश्नवाचक। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है आकाश का विलोम है। क्या है? आकाश का विलोम है जमीन, आसमां, धरती, पाताल। तो यहाँ पर जो आकाश का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा पाताल, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है रामेण रूप है राम का। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे द्वितीया विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, तृतीया विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर जो रामेण रूप है वो राम का क्या है? तृतीया विभक्ति एक वचन है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, तृतीया विभक्ति एक वचन। इसके बाद है गच्छतु रूप किस लकार का है? ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे लट लकार का है कि ललकार का है, विद्लिंग लकार का है या फिर लिट लकार का है। तो यहाँ पर गच्छत जो है वो किसका है? वो है लोट लकार का। किसका है? लोट लकार का है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये 20 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आता है हमारा खंडवाद, जिस पे हमको जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉपी पर लिखने होते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक आपको गद्यांश दिया गया, उस गद्यांश को आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। जैसे उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब है पाठ का नाम लिखिए और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है बात और इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है और इसके बाद है यदि लेखक भूगोल वेत्ता होता तो किस बात का वर्णन करता। तो इसी में आपको मिल जाएगा अगर भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश की जलवात का वर्णन करते। ठीक है। तो यही आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। अथवा में अगर आपको ऊपर वाला गद्यांश नहीं आता है तो आप दूसरा वाला गद्यांश कर सकते हैं। अथवा में आपको दिया गया है गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। तो इसको आपको पूरा गद्यांश पढ़ना है। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। जैसे पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है गुरु नानक देव और लेखक हैं इसके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य का स्वरूप क्या है? व्यक्ति का अभिमान किससे नष्ट होगा? तो ये सभी क्वेश्चंस आपको जो है इसी से मिल जाते हैं। इसी पैराग्राफ को आपको पढ़ना होगा, उसी से आप लोग जो है सभी आंसर्स कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको देखिए एक पद्यांश दिया गया है, उस पद्यांश को आपको पढ़ना है। इसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न होता है, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए, मतलब कि पाठ का नाम लिखिए और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रमी ईवें पड़त, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। तो यहाँ पर कबीर है, मतलब कि ये कबीर के दोहे से लिया गया है और उसके जो कवि हैं वो हैं कबीरदास जी। इसके बाद है, पतंगे के समान कौन है, कहे कबीर और गुरु ज्ञान में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अथवा में अगर आपको ऊपर वाला पद्यांश नहीं करना है तो आप लोग नीचे वाला पद्यांश पढ़ सकते हैं, अगर आपको वो आता है तो आप वो कर सकते हैं। जैसे ऊपरी पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो ये तो आपको उससे लिया गया है, किससे लिया गया है, ये आपकी पदावली से लिया गया है और उसकी जिसकी जो कवि हैं वो है मीराबाई। कौन है, पदावली इसका शीर्षक रहेगा, ठीक है, और इसकी जो कवि रहेंगी वो रहेंगी मीराबाई। कौन रहेंगी, मीराबाई रहेंगी। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। इसके बाद मीरा ने कौन सा धन प्राप्त किया है वो आपको बता देना है। इसी से सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर ढूंढ के लिखने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको दो संस्कृत गद्यांश दिए रहेंगे, उनको आपको पढ़ना रहेगा और उसका आपको साथ संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, तो निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको दो श्लोक दिए गए हैं, दो श्लोक में से किसी एक श्लोक की आपको जो है संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करनी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, तो दीपदान, यहाँ पर आपके जो एकांकी है उससे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है, दीपदान एकांकी कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए अथवा नए मेहमान एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पर करना रहेगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। यानी कि आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना रहेगा, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन तीनों में से किसी एक का आपको यहाँ पर जीवन परिचय लिखना है। इसके बाद है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं उनकी दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको देखिए तीन कवियों के नाम दिए गए, तीन कवियों में से किसी एक कवि का आपको पूरा जीवन परिचय, उनकी रचनाएं वगैरह लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि एक आपको श्लोक याद कर लेना है और आपको अपने पेपर से उसको कॉपी नहीं करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, ईश्वरस्य किम स्वरूपम अस्ति, रामा कस्मिन् वंशे उत्पन्ना आसीत्, मनुष्याणाम भूषणम किमस्ति, रामदासा कुत्र निवसति। तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 में से किन्हीं दो क्वेश्चंस के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। इसके बाद है, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे पहला है, ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब कि जरूरत से बहुत कम मात्रा में कोई चीज मिलना। आकाश पाताल एक करना, मतलब कड़ी मेहनत करना। अपना उल्लू सीधा करना, मतलब कि अपना काम निकालना। आंख का तारा होना, मतलब बहुत प्यारा होना। तो यहाँ पर 4 दिए गए, 4 में से कोई एक आपको यहाँ पर करना रहेगा। इसी पैटर्न पर आपका जो है पूरा पेपर आएगा, तो आपको इसी पैटर्न पर अपनी तैयारी कर लेनी है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना रहेगा। इसी प्रकार आपको छोटे छोटे वाक्य दिए जाएंगे, किन्हीं दो का आपको संस्कृत में अनुवाद कर लेना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, 2 दिन अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए अथवा विद्यालय में खेल कूद की समुचित व्यवस्था के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इन दोनों में से कोई एक आप लोग कर सकते हैं, जो भी दोनों में से आपको एक आता है। तो इसी तरह के आपको जो है प्रार्थना पत्र लिखने को आएंगे, तो आपको 3-4 प्रार्थना पत्र अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो है क्लास 9th का सब्जेक्ट हिंदी का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा,
साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिससे आपको जो है इस पेपर की PDF की लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।